नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अरस्तु के शिक्षा से संबंधित विचार, अरस्तु ने शिक्षा से संबंधित विचार क्या दिया उसके बारे में देखना चाहेंगे। दोस्तों अरस्तु क्या चाहता था और उसका गुरु क्या चाहता था शिक्षा के विचारों से। दोस्तों उसका जो गुरु था, अरस्तु का गुरुजी जो थे, प्लेटो ने क्या क्या कहा कि लोगों को सद्गुण बनाना, लोगों में अच्छे गुण आए, सद्गुण बनाना, सद्गुण की प्राप्ति होना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और जहाँ हम प्लेटो के शिष्य अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ये कहता है कि उत्तम नागरिक बनाया जाए, चाहे वो कैसे भी बने, उत्तम नागरिक बनाया जाए। तो उत्तम नागरिक के अंदर सद्गुण भी शामिल है दोस्तों, क्योंकि उत्तम नागरिक सद्गुण के बिना तो बन ही नहीं सकते। तो अरस्तु की जो फिलॉसफी थी कि सद्गुण नागरिक बनाया जाने, नागरिकों को सद्गुण बनाना चाहिए। ठीक है। और प्लेटो का एक कथन भी था कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये मूल रूप से ये कथन किसका था? सुकरात का था। और सुकरात ने कहाँ से सुकरात से ग्रहण किया था प्लेटो ने दोस्तों। तो सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन सुकरात का है। और सुकरात ऑप्शन में नहीं होता तो अपने को प्लेटो करना पड़ेगा। तो सद्गुण ही ज्ञान है, तो सद्गुण ही ज्ञान है, यानी सद्गुण की प्राप्ति करना ही शिक्षा का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और अरस्तु क्या कह रहा है कि अरस्तु कह रहा है कि उत्तम नागरिक बनाना था। इसका मतलब उत्तम नागरिक बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्लेटो की जो फिलॉसफी है सद्गुण लोगों को सद्गुणी बनाना, वो तो है ही साथ में, उसके अंदर और साथ में क्या है कि उत्तम नागरिक बनाना। तो उत्तम नागरिक का मतलब ये है कि प्लेटो ने अपना उपादर्श राज्य दिया दोस्तों। उपादर्श राज्य के अंदर उसने आत्म संयम का सिद्धांत दिया था। और आत्म संयम सिद्धांत का मतलब ये था कि राज्य जो करता है, कानून नियम बनाता है, उसकी पालना करे, तथार्थ एक राज्य और व्यक्ति के बीच में अच्छा संबंध रहे। राज्य जो भी कानून नियम बनाता है तो व्यक्ति अपने ऊपर उसको लागू करे। ठीक है। अर्थात राज्य के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। वह उसका आत्म संयम का सिद्धांत था प्लेटो का। तो उत्तम नागरिक बनाना ये अरस्तु की फिलॉसफी है, अरस्तु के विचार है शिक्षा से संबंधित कि उत्तम नागरिक बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं वह प्लेटो की तरह ही क्या है, शिक्षा को वह समझाने की कोशिश करता है कि उत्तम नागरिक बने। तो उत्तम नागरिक के अंदर वो सद्गुण वाली बात भी आ गई प्लेटो की। और जो प्लेटो ने उपादर्श राज्य के अंदर जो विचार दिया था आत्म संयम का सिद्धांत, वो बात भी आ गई। ठीक है। तो दोनों चीज़ सद्गुण वाली भी आ गई और राज्य के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, राज्य के प्रति हमारा जो कानून नियम बनता है, राज्य जो बनाता है उसकी हम पालना करें, राज्य का कहना माने, सरकार का कहना माने। तो दोनों चीज़ मिक्स रूप से वो बात करने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अरस्तु प्लेटो जो था, प्लेटो व्यक्तियों को सद्गुण की प्राप्ति करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना था प्लेटो ने। जबकि अरस्तु क्या मानता है दोस्तों? अरस्तु मानता है कि उत्तम नागरिक बनाना, यानी शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिक बनाना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। यहाँ पर उत्तम नागरिक का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर प्लेटो की जो फिलॉसफी है सद्गुण बनाना, ये तो है ही दोस्तों, सद्गुण बनना, यानी उत्तम नागरिक बनाने का मतलब अरस्तु ये कहता है कि शिक्षा देकर लोगों को उत्तम नागरिक बनाया जाए। तो उत्तम नागरिक के अंदर सद्गुण बनाना, ये तो आएंगे, सद्गुण बनेंगे तो ही तो उत्तम नागरिक बनेंगे। दूसरा ये कहता है कि वह लोग राज्य के अनुकूल बन जाए, राज्य के अनुकूल बने, यानी राज्य क्या चाहता है वो अपनाए, अर्थात राज्य जो भी कानून नियम बनाता है उसकी वो पालना से करे लोग। ठीक है। वो समझे, उत्तम नागरिक बने कि राज्य हमारे लिए कुछ कर रहा है, वह बात। तो सद्गुण बनाना, राज्य के लिए अनुकूल बनाना
और राज्य की जो भी मतलब किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, राज्य को लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो लोग तन मन धन से क्या है, राज्य की सेवा करें। मैं लिख देता हूँ, तन मन धन से राज्य की सेवा करें। यहाँ राज्य की सेवा करने का मतलब है समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं कि उत्तम नागरिक के अंदर वह दो चीज़ों को और शामिल कहता है कि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, वह शारीरिक व मानसिक रूप से क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। मानसिक शक्ति उनकी अच्छी होगी तो लोग समझेंगे, सोचेंगे कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या राष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, राज्य के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बात वह कहना चाहता है। ठीक है, और इस तरह से वो उत्तम नागरिक का मतलब एक बात और कहता है कि उत्तम शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। और वो ये कहता है कि राज्य के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। वह राज्य और नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहता है, यानी कि वह राज्य वह नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है, भेद नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ अरस्तु का उत्तम नागरिक बनाना, शिक्षा का जो संबंध है कि उत्तम नागरिक बनाया जाए, तो उत्तम नागरिक बनाया जाए उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है, सद्गुण बनाना ये भी तो है। ठीक है, और सद्गुण बनाकर वह जो अरस्तु है वो कहीं ना कहीं वो कहता है कि राज्य और नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, अर्थात जो नागरिक है वही क्या है, राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो आप, वह राज्य व नागरिकों में कोई भेद नहीं करता। इस पंक्ति को मैं आपको समझाऊंगा कि आपके कंफ्यूज हो रहा होगा कि अरस्तु ने क्या कहा था कि नागरिक कौन है, नागरिक कौन है जो न्यायिक क्षेत्र में काम करता है, न्यायिक क्षेत्र में, और राजनीति या हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा में काम करता है, वही क्या है, नागरिक है, और वही राज्य में रहेगा। इसके अलावा जो राज्य में रहते हैं तमाम जो शिल्पी है, किसान है, कृषक है, दास है, ये सब, और विदेशी है, विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा है। ठीक है, ऐसे लोगों को तो वो नागरिक मानता ही नहीं है, स्त्री को भी नहीं मानता है, वृद्ध को भी नहीं मानता है दोस्तों, नागरिक ही नहीं मानता। जब नागरिक नहीं मानता इसका मतलब वो लोग राज्य के क्या है, राज्य के व्यक्ति भी नहीं है, मतलब राज्य में रहते जरूर है लेकिन राज्य के व्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य का जो एक एरिया है तो उसके अंदर, एरिया के अंदर न्यायिक वाले लोग और प्रशासनिक वाले लोग ही रहते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भेद नहीं करता है कि नागरिक और राज्य क्या है, एक ही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो उत्तम नागरिक बनाने का मतलब इसके विचारों में ये शामिल है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, राज्य व नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। और जो शिक्षा से संबंधित उत्तम नागरिक के अंदर ही अपन देखें तो वो कहता है कि शिक्षा जो है मेरे दोस्तों कि व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। तो फिर शिक्षा होनी कैसी चाहिए, राज्य के क्षेत्र में होनी चाहिए, राज्य के क्षेत्र में। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा प्राप्त करके हम अपने फायदे के लिए नौकरी पैसा प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं, ताकि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, वो बात कर रहा है अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु ने, आपको पता है अरस्तु ने पद और पुरस्कार की बात की थी, न्याय बताया था मैंने, वितरणात्मक न्याय जिसको समानुपातिक न्याय बोलते हैं। अरस्तु साफ साफ कहता है कि एक व्यक्ति अपने धन और ये हम ये कह सकते हैं अपने कार्यों से, धन से, अपने कार्यों से समाज की सेवा करता है, तो उसी अनुपात में राज्य उसको पद और पुरस्कार और सेवाएं देगा दोस्तों, पद और पुरस्कार सेवाएं देगा। तो अब हम ये कह सकते हैं
कि मनुष्य की इज्जत कब होगी, जब वो समाज के लिए कुछ करेगा, देश के लिए कुछ करेगा, फिर राज्य उसी अनुपात में उसको कुछ देगा। तो वो शिक्षा के बारे में भी ये कहता है कि शिक्षा जो है राज्य इस प्रकार की बनाए कि उस शिक्षा को प्राप्त करके लोग जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो राज्य के लिए कुछ करे, और राज्य के लिए कुछ करेंगे अपने धन से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, तो फिर उसी अनुपात में राज्य उनको क्या देगा, नौकरी देगा, धन देगा, नौकरी देगा, सेवाएं देगा, पद देगा, पुरस्कार देगा, समान अनुपात में। ये उसका समानुपातिक न्याय था, वितरणात्मक न्याय था दोस्तों। तो वही बात है कि शिक्षा को भी वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नहीं मानता है, वो राज्य के क्षेत्र में माना है दोस्तों। ये है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि अरस्तु के शिक्षा से संबंधित सप्तवर्षीय सिद्धांत। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह विचारक कौन सा है जिसने सप्तवर्षीय शिक्षा की बात की थी। ठीक है दोस्तों। तो सप्तवर्षीय यानी 7 वर्ष से 3 वर्गों में बांटा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 3 वर्गों में शिक्षा बांटी, 3 वर्ग के आयु के अकॉर्डिंग शिक्षा बांटी, उसको बोलते हैं सप्तवर्षीय शिक्षा। तो उसने जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की शिक्षा की बात की है दोस्तों, जहाँ प्लेटो ने 35 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा की बात की, और फिर 15 वर्ष तक यदि दार्शनिक वर्ग में जाएगा तो 15 वर्ष तक और शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो राजा बनेगा दोस्तों। तो जहाँ औपचारिक शिक्षा की बात करें प्लेटो के अकॉर्डिंग वो तो है 35 वर्ष, और जहाँ अरस्तु के अकॉर्डिंग औपचारिक शिक्षा की बात करें वह है 21 वर्ष दोस्तों। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सप्तवर्षीय शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु, आपको याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है। और अरस्तु ने जो शिक्षा से संबंधित जो विचार है वो पॉलिटिक्स की, आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स है वो कितने भागों में बटी हुई है, बताइए दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलिटिक्स है वो 8 भागों में बटी हुई है, अर्थात पॉलिटिक्स की 8 बुक है। ठीक है दोस्तों। और 8 बुकों में से जो 5वीं बुक है, 8 बुकों में से जो 5वीं बुक है, उस 5वीं बुक के अंदर अरस्तु के शिक्षा से संबंधित क्या है मेरे दोस्तों, विचार है। अब हम बात करते हैं कि उसका सप्तवर्षीय शिक्षा का सिद्धांत क्या है। ठीक है दोस्तों। अरस्तु का सप्तवर्षीय शिक्षा का सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपसे आ सकता है। तो सप्तवर्षीय में जन्म से 7 वर्ष, और फिर 8 से 14 वर्ष, और फिर 15 से 21 वर्ष। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, जिस प्रकार की उसको शिक्षा चाहिए वो आज के प्रासंगिक में है, वैसी शिक्षा है। तो जन्म से 7 वर्ष की शिक्षा राज्य के अधीन नहीं रहेगी, पहली बात। तो राज्य के अधीन नहीं रहेगी। यह शिक्षा का काम कौन करेगा, परिवार इस शिक्षा को काम पूरा करेगा। अर्थात एक बच्चा जो होता है 7 वर्ष तक का बच्चा, जन्म से लेकर 7 वर्ष का बच्चा, उसको शिक्षा देने का कार्य कौन करेगा, परिवार ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि परिवार उसको गलत शिक्षा देगा, गलत व्यवहार की शिक्षा देगा या उसको बेईमान बनाएगा, ऐसा नहीं। राज्य के द्वारा तो यहाँ पर भी क्या होगा, नियंत्रण होगा। जो भी शिक्षा है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये वाली हो, राज्य का कंट्रोल तो रहेगा ही दोस्तों। राज्य का क्या होगा, कंट्रोल तो होगा ही होगा। देखो अरस्तु ने परिवार के संबंध में भी मध्यम मार्ग की बात की थी कि परिवार जब बड़ा हो जाता है, परिवार में ज़्यादा मोह वगैरह हो जाता है, तो परिवार क्या होगा, विचलित हो जाता है। तो अरस्तु ने एक जगह कहा था कि राज्य है वो परिवार के ऊपर भी समय समय पर नियम कानून बनाकर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है। तो राज्य के द्वारा परिवार के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, तो जब परिवार के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है तो परिवार अपने बच्चों को 7 वर्ष तक क्या शिक्षा दे रहा है, तो यहाँ पर कंट्रोल होगा नहीं होगा। तो अरस्तु ये कहता है कि 7 वर्ष तक की जो शिक्षा है वह परिवार ही देगा दोस्त, परिवार ही देगा, लेकिन वह राज्य के नियंत्रण में ही हो गया। अब 7 वर्ष के बालक को क्या शिक्षा चाहिए, ये तो शेषवावस्था में होता है,
दोस्तों। तो शैशवावस्था होती है 0 से 7 वर्ष तक साइकोलॉजी की भाषा में। तो अब इसमें क्या शिक्षा होनी चाहिए, तो वो कहता है कि यहाँ पर उसको ऐसी कई पर गलत तस्वीरें, गलत आचरण, गलत व्यवहार, इस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यहाँ छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से इस बच्चे को क्या है कि पढ़ाई इसकी करनी चाहिए। यहाँ पर पढ़ना लिखने की बात नहीं करता, एक 7 वर्ष का बालक को पढ़ना लिखने की बात नहीं करता है। वो अरस्तु ये नहीं कहता है कि यहाँ पर उसको अक्षर ज्ञान हो जाए, पढ़ना लिखना आ जाए, नहीं। यहाँ पर वह पूरी तरह से उसको स्वतंत्र रख रहा है कि कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उसको अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और एक बात अब ये अरस्तु ये शिक्षा की बात क्यों कर रही है, ताकि बच्चे के अंदर राज्य के प्रति प्रेम हो जाए, देश के प्रति प्रेम हो जाए, ताकि वह भावी जीवन में क्या है बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। तो यहाँ पर जैसे नवजात होता है तो नवजात से ही क्या है राज्य के द्वारा क्या है कि परिवार के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है दोस्तों। देखो एक मैं पंक्ति बोल रहा हूँ, नवजात शिशुओं की आनुवंशिक प्रवृत्तियों से गतिविधियों को सर्वोत्तम राज्य के गुणों के अनुकूल मोड़ा जा सकता है। ये बात कौन कह रहा है, अरस्तु कह रहा है कि एक नवजात जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है कि आनुवंशिक गतिविधियां होती है, और उन आनुवंशिक गतिविधियों को 0 से 7 वर्ष की आयु में उनको राज्य की गतिविधियों की तरफ मोड़ा जा सकता है। अर्थात जो पैतृक गुण होता है, जो व्यवहार होता है दोस्तों सॉरी, तो उसको हम राज्य की गतिविधियों की तरफ मोड़ा जा सकता है। जब तो ये कब होगा, जब उस पर राज्य के द्वारा कंट्रोल रहेगा, परिवार के द्वारा, और परिवार को कहा जाएगा कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना लिखने का कोई वो मतलब है नहीं दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि 8 से 14 वर्ष में, 8 से 14 वर्ष में कौन सी शिक्षा होनी चाहिए आज के जीवन में। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि निःशुल्क वाली शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 8 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है उसको अपन आज के प्रासंगिक जीवन में आप ये कह सकते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। और इसी को लोग आधार मानकर लोग ये कहते हैं कि अरस्तु की शिक्षा क्या है, एक तरह से सार्वभौमिक शिक्षा है। अरस्तु की शिक्षा क्या है दोस्तों, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक शिक्षा है ये इस तरह से। और यहाँ पर 8 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बच्चों का मानसिक और नैतिकता का विकास कहानियों के माध्यम से यहाँ पर होगा दोस्तों। यहाँ पर उसको पढ़ना, लिखना और संगीत, ठीक है दोस्तों, पढ़ना, लिखना, संगीत और चित्रकला और जिम्नास्टिक। हम जिम्नास्टिक को ऐसे कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर बालक को राज्य के द्वारा औपचारिक शिक्षा के रूप में पढ़ना, लिखना, संगीत और चित्रकला और जिम्नास्टिक यानी शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। अब यहाँ पर ये जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका बालक, उसको 15 से 21 वर्ष का जब बालक हो जाता है, यदि इनमें वो कमी रह जाती है तो यहाँ पर भी उसको पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा, पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी उसको चित्रकला सिखाई जाएगी, यहाँ पर भी इसको संगीत सिखाया जाएगा, संगीत में भी पारंगत, यहाँ पर थोड़ा संगीत सीखा, यहाँ पर ज़्यादा संगीत सीख जाएगा, पारंगत हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हम अंक गणित, रेखा गणित, अंक गणित, रेखा गणित, ठीक है, अंक गणित, रेखा गणित यानी गणित के ज्ञान की बात करता है, अंक गणित और रेखा गणित की बात करता है दोस्तों। तो ये इस तरह की वो शिक्षा की बात करता है। और ध्यान दो, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के बारे में भी बल देता है, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी शारीरिक शिक्षा के बारे में बात करता है, जिम्नास्टिक की बात करता है, यहाँ पर भी शारीरिक शिक्षा की बात करता है और ये कहता है कि शारीरिक शिक्षा क्यों दी जाएगी, ताकि राज्य के लिए क्या बनाया जाएगा, सैनिक तैयार किया जा सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का मतलब सैनिक शिक्षा दी जा रही है। तो एक राज्य की रक्षा के लिए फौजी चाहिए, आर्मी चाहिए, वायुसेना भी चाहिए, जल सेना भी चाहिए, सभी प्रकार की सेनाएं चाहिए, तभी तो देश की सुरक्षा हो सकती है, रक्षा होती है दोस्तों। तो वो सैनिक, तो यहाँ पर 15 से 21 वर्ष के अंदर शारीरिक शिक्षा की बात करता है। अंक गणित, रेखा गणित, चित्रकला, संगीत, सभी प्रकार की शिक्षा की बात कर रहा है। और यहाँ से जब बच्चे 15 से 21 वर्ष तक की यानी 21 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर या जाते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में ही वो राज्य के लिए अरस्तु कहता है कि 15 से 21 वर्ष की आयु के बाद में, यानी 21 वर्ष की आयु के बाद में ही लोग क्या करेंगे, राज्य के लिए अपने धन से, अपनी संपत्ति से दोस्तों, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपने ऐसे कह सकते हैं कि धन, संपत्ति, योग्यता और क्षमता से वो राज्य की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। यहाँ उन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त कर ली। अब सैनिक शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसमें क्या हो गई, एक योग्यता हो गई, एक क्षमता हो गई, साहस की क्षमता हो गई, और उस साहस के अनुपात में वो राज्य की सेवा करेगा। फिर राज्य उसके अनुपात में उसको पद, पुरस्कार और सेवाएं प्रदान करेगा। ये बात कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो ये है सप्तवर्षीय शिक्षा। ये क्या है, सप्तवर्षीय शिक्षा। और ध्यान दो, यहाँ पर वह शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा के बारे में भी बल देता है। यहाँ पर वो कहता है अरस्तु कि शारीरिक शिक्षा के साथ साथ क्या होनी चाहिए, मानसिक शिक्षा पे भी क्या है, बल देना चाहिए दोस्तों। तो मानसिक शिक्षा के ऊपर भी क्या है, बल देना चाहिए। और ध्यान दो, वह शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा को एक नहीं मानता है, वह शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा को क्या है, दोनों को अलग अलग मानता है। वो कहता है कि जहाँ शारीरिक शिक्षा काम आएगी वहाँ शारीरिक शिक्षा काम आएगी, जहाँ पर दिमाग से काम लेना पड़ेगा वहाँ दिमाग की काम करेगा। दोनों शिक्षा या दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ शरीर का काम हो, शारीरिक हो, वहाँ शारीरिक ही काम करेगा। जहाँ पर मानसिक रूप से काम करना हो वह मानसिक रूप से ही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ही बताओ कि शरीर से कैसे काम करेंगे अपन लोग, पेन कैसे चला पाएंगे, ठीक है, ये बात है। तो दोनों चीज़ एक साथ काम नहीं कर पाती है। इसीलिए अरस्तु ने क्या कहा था दोस्तों कि मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण दोनों अलग अलग है, ये याद रखना। अरस्तु ने क्या कहा था, शारीरिक व मानसिक दोनों प्रशिक्षण अलग अलग है दोस्तों। ये याद कर लेना आप कि अरस्तु क्या कहता है कि वह शारीरिक और मानसिक जो शिक्षा है, जो प्रशिक्षण है, उनको अलग अलग मानता है दोस्तों। तो अरस्तु शारीरिक व मानसिक शिक्षा जो है वो दोनों प्रशिक्षण अलग अलग है, ये याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो अरस्तु ने सप्तवर्षीय शिक्षा की बात की, और सप्तवर्षीय शिक्षा का मतलब 3 ग्रुप बनाए 7-7 वर्ष के, तो इस तरह से 21 वर्ष तक की उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। और अरस्तु ये भी कहता है कि ये तो क्या है कि एक औपचारिक शिक्षा है, ये तो एक औपचारिक शिक्षा है कि 21 वर्ष तक दोस्तों, जैसे अपनी औपचारिक शिक्षा BA MA यहाँ तक अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी हो जाती है दोस्तों। तो उसके बाद में शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती रहती है, अनुभव के द्वारा जहाँ जाते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, शिक्षा प्राप्त हो जाती है। क्रो ने कहा था कि जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है शिक्षा। ठीक है, तो अरस्तु भी यही कह रहा है कि जो शिक्षा है वह 21 वर्ष तक की नहीं है, यह केवल औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और यह इससे हम सीखते रहते हैं, ये अरस्तु के विचार है। लेकिन औपचारिक शिक्षा की बात करें, सप्तवर्षीय शिक्षा की बात करें, तो अरस्तु के ये विचार है दोस्तों। और ध्यान दो, इन्होंने जिस पर ये जो शिक्षा से संबंधित जो विचार है अरस्तु के दोस्तों, अरस्तु ने मतलब जो स्पार्टा थी,
जो एथेंस और स्पार्टा थी, तो उसमें से स्पार्टा में जो शिक्षा थी, तो स्पार्टा की शिक्षा से उन्होंने ज़्यादा विचार ग्रहण किया। हालांकि प्लेटो ने स्पार्टा और एथेंस की दोनों शिक्षाओं से अपने विचार बनाए थे, शिक्षा से संबंधित दोस्तों, और फिर प्लेटो ने बनाए। प्लेटो से फिर किसने उठाई अब विचार शिक्षा के? अरस्तु ने उठाए। तो अरस्तु ने मुख्य रूप से एथेंस वाली शिक्षा को तो क्या कर दिया, साइड में रख दिया, और उसने स्पार्टा में जो शिक्षा थी और उस शिक्षा से संबंधित उसने विचार दिया। स्पार्टा में क्या था? स्पार्टा में मुख्य रूप से जो राज्य के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी वह नैतिक रूप से नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, जिसके द्वारा कि सैनिक बनाया जा सके। यहाँ पर भी मुख्य रूप से वह स्पार्टा जैसी शिक्षा देने की बात कर रहा है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से बात कर रहा है कि शारीरिक रूप से बढ़िया हो और मानसिक रूप से भी बच्चे बढ़िया अच्छे हो, और सैनिक शिक्षा की बात कर रहा है, शारीरिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो सैनिक बनाने की बात कर रहा है। तो ये ज़्यादा एथेंस की शिक्षा जैसी बात नहीं करता है, और स्पार्टा की शिक्षा को यहाँ पर वो अपने विचारों में लागू करता है। अरस्तु, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो व अरस्तु निम्न में से कौन सी शिक्षा को आधार माना? तो मुख्य रूप से स्पार्टा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि केवल प्लेटो ने कौन सी शिक्षा को आधार माना? तो प्लेटो ने तो एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा को आधार माना था। लेकिन दोस्तों अरस्तु ने कौन सी शिक्षा को आधार माना? तो जो यूनान का जो राज्य था स्पार्टा, उस शिक्षा को उसने क्या माना था? आधार माना था। तो याद रखना मेरे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग शिक्षा का आधार क्या है? एथेंस की शिक्षा है या स्पार्टा की शिक्षा है या दोनों है? तो आप याद रखना अरस्तु के विचारों में जो शिक्षा मिलती है वो स्पार्टा जो राज्य था उस समय वहाँ की शिक्षा का कॉन्सेप्ट उठाकर अपना विचार वह प्रस्तुत करता है, और ये सप्तवर्षीय शिक्षा का वो सिद्धांत देता है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि अरस्तु की शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या? अरस्तु ने शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या दिया, यानी किस आधार से उसने शिक्षा के विचारों की उत्पत्ति की थी? क्या ऐसा विचार आया उसके दिमाग में कि वह शिक्षा से संबंधित विचार दिया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो सबसे पहले 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक आधार मानता है। कंपटीशन में आ सकता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है? दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, देखो, प्राकृतिक गुणों का सोपान या प्राकृतिक गुणों का मनोवैज्ञानिक आधार, स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सोपान या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों का सोपान, बौद्धिक या हम कह सकते हैं कि मानसिक भी कह सकते हैं, मानसिक, ठीक है, मानसिक या भौतिक आत्मनिर्णय का सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, अब इसमें है क्या? इसमें वो कहना चाहता है कि ये किस तरह से उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया। वो कहता है कि 0 से 7 वर्ष तक की शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए, इस तरह की बात करता है। तो उसमें ये कहता है कि नवजात बच्चों की आनुवंशिक गतिविधियों को, नवजात बच्चों के अंदर आनुवंशिक गतिविधियां हैं, यदि नवजात बच्चों को सही समय पर बढ़िया शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो आनुवंशिक जो गतिविधियां हैं वह बड़ा होकर उसी प्रकार की गतिविधियां वो करेगा बालक। ठीक है दोस्तों, तो उस पर कहीं ना कहीं उनमें कंट्रोल होना चाहिए, उन गतिविधियों को राज्य की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए। दोस्तों गतिविधियों को सर्वोत्तम राज्य के गुणों के अनुकूलन मोड़ा जा सकता है। अर्थात एक राज्य के अंदर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जैसे आनुवंशिक पैतृक जो गुण पाए जाते हैं उन गुणों को राज्य के गुणों की ओर बदला जाए, अर्थात राज्य के बारे में उसको समझाया जाए, राज्य के कानून नियम क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको बातें समझाई जानी चाहिए। ये बात करता है कि बालक को बचपन से ही राज्य के गुणों की ओर मोड़ा जाने की बात करता है। यहाँ बात करते हैं स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, स्वाभाविक यानी प्राकृतिक, हम ये भी कह सकते हैं स्वाभाविक या प्राकृतिक। स्वाभाविक में क्या होता है कि नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे भावना है, इमोशन है, हमारी इच्छाएं हैं, हम ये कह सकते हैं तृष्णा, ये स्वाभाविक है, लोगों की तृष्णा भी स्वाभाविक है।
तो इस प्रकार की जो भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, तृष्णाएं होती है, ये भी मतलब राज्य इनके ऊपर भी कंट्रोल करके लोगों को शिक्षा देकर लोगों की भावनाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं को राज्य के गुणों के अनुकूलन बना देना चाहिए, ये बात करता है, ताकि लोग भावनाओं में आकर कोई गलत काम न करे। ठीक है दोस्तों, ताकि कोई भावनाओं में आकर या तृष्णा में आकर कोई अपराध न करे। ठीक है, ये बात करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि मानसिक या हम कह सकते हैं कि भौतिक आत्मनिर्णय का सिद्धांत है स्वयं के ऊपर कंट्रोल रखना। राज्य ये करता है कि एक व्यक्ति स्वयं के ऊपर कंट्रोल रखेगा, अपने आवेग के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं के ऊपर। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली जो बात आती है दोस्तों, वो यहाँ पर वो कहता है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा उसका जो लोभ होता है, उसका जो मोह होता है, उसका जो क्रोध होता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। जब ऐसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होगा, क्रोध के ऊपर, आवेग के ऊपर कंट्रोल होगा दोस्तों, तो वो राज्य के लिए उत्तम नागरिक बनेगा। दोस्तों ध्यान दो, उसने क्रोध से संबंधित यहाँ पर वो एक बात कहता है, अरस्तु बहुत अच्छी बात कहता है दोस्तों, हर जगह पर क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध भी करना चाहिए तो एक सीमित मात्रा में हंसी मजाक से क्रोध करना चाहिए। दोस्तों क्रोध करना सबकी बस की बात नहीं, क्रोध तो कर देंगे, लेकिन क्रोध किस प्रकार से किया जाए, किस अनुपात में किया जाए, वो अरस्तु से हम सीखेंगे। दोस्तों अरस्तु इस वाले पॉइंट में क्या कहता है दोस्तों, अरस्तु कि कोई भी क्रोधित हो सकता है, क्रोधित कोई भी हो सकता है, आवेग कोई भी कर सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ और सही डिग्री के साथ, सही व्यक्ति के साथ और सही डिग्री के साथ और सही समय और सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना, जो हर किसी के बस की बात नहीं है और जो आसान भी नहीं है। ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस विचारक ने क्रोध से संबंधित ये कथन कहा था दोस्तों कि सही समय पर सही डिग्री के साथ क्रोध करना, यही क्रोध होता है। और ऐसा क्रोध नहीं है कि क्रोध अभी इस तरह से नहीं है दोस्तों, सही डिग्री के साथ और सही समय के साथ और बड़े विवेक के साथ क्रोधित करना ही क्रोध होता है। बाकी तो क्रोध करते ही नहीं है, बाकी तो क्या है कि झगड़े का काम करेंगे दोस्तों। तो क्रोध करना है तो अरस्तु से सीखिए दोस्तों, ये बात है। और ये मैंने आपको शिक्षा से संबंधित विचार दिए दोस्तों। आज इतना ही, आगे नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।